एक बिहार में बहुत समय पहले एक हुआ करते थे, मैं नाम क्या ही लूं उनका, एक डॉन हुआ करते थे, तो उनका एक लड़की से प्रेम हुआ था। जब उनका उस लड़की से प्रेम हुआ था तो वो उन्होंने उसको वैसे ही बुक किया था जैसे कॉलेज का स्टूडेंट करता है, कि गुलाब का फूल भिजवाया और चाय पीने के लिए मिलने के लिए बुलाया, फिर उनकी शादी हुई, उनकी लव स्टोरी बड़ी लेजेंडरी रही है और वो बड़े आदमी भी थे वहां के। नमस्कार, मैं पूर्वा सिंह, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद है मिर्जापुर की टीम। हमारे साथ हैं आज श्वेता त्रिपाठी उर्फ गोलू, और हमारे साथ हैं इसके क्रिएटर्स यानी मिर्जापुर का माइंड, मिर्जापुर के बैकबोन पुनीत, मिहिर और गुरमीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है कि सीजन 3 कब आ रहा है? अच्छा, आपने शुरुआत इस सवाल से की। लव इट। नहीं, एक्चुअली मैंने जब सीजन 2 रिलीज हुआ तो मैंने रात को 8 बजे एग्जैक्ट रिलीज हुआ था और मैंने 8 बजे एग्जैक्ट शुरू कर दिया था, और लगभग 5:19 पे 5:19 पे मेरा सीजन खत्म हुआ और 20 पे मेरे माइंड में ये आया कि यार सीजन 3 कब आएगा। ओह गॉड। क्योंकि मैं मतलब सब लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि सीजन 3 कब आएगा। पर चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा श्वेता से रहेगा कि श्वेता, सबसे पहले जब आपने गोलू के बारे में पढ़ा, गोलू का किरदार जब आपने पढ़ा, उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो सबसे पहला जो रिएक्शन था वो आपके माइंड में क्या आया? तो मैं एयरपोर्ट पे थी, कहीं से लेके कहीं तक की फ्लाइट पकड़ रही थी, तो मुझे फोन पे पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं अपने लैपटॉप पे पढ़ना पसंद करती हूँ, या फिर स्क्रिप्ट जो हार्ड कॉपी होती है। तो मैंने फोन पे पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास टाइम था। मैंने पहला एपिसोड पढ़ा और मैंने मैसेज किया हमारे डायरेक्टर को कि ये राइटर कौन है, क्योंकि मुझे जो राइटिंग है वो इतनी बढ़िया लगी। और तब तक तो गोलू इंट्रोड्यूस भी नहीं होती एपिसोड 1 में, गोलू सेकंड एपिसोड में आती है। तो मुझे ये पता था कि मुझे इस दुनिया का हिस्सा बनना है, क्योंकि जो सारे किरदार हैं मैं जानना चाहती थी कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो बहुत ही क्यूरियस थी मैं। और फिर जब पता चला कि सीजन 1 में क्या क्या भौकाल मचाया जाएगा, एंड स्पेशली जो सीजन 1 का एंड है, वो मेरा मेन रीजन था। मतलब मेन रीजन तो नहीं कहूंगी, एक्चुअली मेरा मेन रीजन था ये दुनिया जो मिर्जापुर की क्रिएट हुई थी। लेकिन मेरे लिए वो लास्ट एपिसोड के वो क्लाइमैक्स बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी वजह से वो डिफाइन करता है कि सीजन 2 कैसा होगा, स्पेशली फॉर गोलू। क्योंकि आपके जो 2 लोग हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको आपसे छीन लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आप वो चीजें करोगे जो आप कभी अग्री नहीं करते थे, जो आपको कभी सही नहीं लगती थी, लेकिन अब आपको वो चॉइस नहीं दी गई है। एंड अगर आप खुद नहीं जियोगे तो फिर बाकी नेक्स्ट स्टेप कैसे ले पाओगे। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि सीजन 2 को लेके। एंड जैसे आपने जो 3 की बात करी है, अब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ 3 को सोच के, क्योंकि मुझे भी ये जानना है कि जो सारे किरदार हैं, मतलब चाहे वो त्यागीज हो, चाहे वो माधुरी हो, रॉबिन, ये सब हमारा क्या होगा आगे। हम लोग भी सेम, मतलब इतनी ही इंटेंसिटी से एक्साइटेड है कि अब सीजन 3 में क्या होने वाला है। जब मिहिर, पुनीत और गुरमीत, जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं या फिर जब आप किसी कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, उस कैरेक्टर को लिखते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप तीनों में कोई डिस्कशन, डिबेट या फिर ऐसे हुआ हो कि मतलब अब हमें इस कैरेक्टर को आगे ले जाना चाहिए या फिर नहीं? मतलब डिबेट, डिस्कशंस तो होते होंगे, तो क्या किसी एक कैरेक्टर को लेकर आप तीनों के बीच में कभी ऐसा हुआ डिस्कशन या कुछ भी ऐसा? एक्चुअली एक कैरेक्टर है जो पुनीत, अगर आपको याद हो, जैसे उसका बड़ा मन था कि गदादारी को हम इस सीजन में इंक्लूड करें, बट लोगों ने पूर्वा जी जो सीजन में रेस्टोरेंट में दिखता था ना, छोटा बच्चा जो गुड्डू को भी डांट देता था, वो तो उस पे काफी डिस्कशन था कि वो इस सीजन का पार्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर काफी डिस्कशंस के बाद फिर डिसाइड हुआ कि गदादारी इस सीजन में शायद ना रहे, और कन्वर्सली जो इमरान आलम का जो कैरेक्टर है, जो चाचा है, जो शादी में बहुत फेमस हो गए थे, वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इंक्लूड भी किया, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन गए थे हमारे लिए भी, तो वो इस सीजन में आए। तो ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल्स है हमारे पास, चाहे
कैरेक्टर्स का इंट्रोड्यूस होना, चाहे नहीं होना, चाहे उनका आगे क्या काम करना क्या नहीं करना, तो डिस्कशंस तो बहुत लेवल पे बहुत सारे हुए फॉर श्योर। तो हमारी लड़ाइयाँ भी कोई वैसी वाली नहीं होती है कि किसी का सर वर फोड़ दिया, मतलब हम शो वायलेंट बनाते हैं लेकिन शायद हम लोग बहुत ही नॉन वायलेंट लोग हैं अदरवाइज आई थिंक। हाँ, तो उंगली मोड़ने पे रुक जाते हैं। मोड़ने पे उससे हमारे जो चौथे साथी हैं विनीत, जो मेरे सह लेखक है, वो शायद सबसे ज्यादा ठंडे दिमाग के होंगे हम चारों में। बिल्कुल, बहुत आराम से डिस्कशन हो जाता है आप लोगों का। हाँ, कैरेक्टर को आगे लेके जाना नहीं लेके जाना। चलिए, तो पुनीत, जब आप मतलब जब स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं या फिर जब स्क्रिप्ट में लिख रहे होते हैं कि आगे की कहानी आखिर होगी क्या, तो क्या स्क्रिप्ट फर्स्ट सीजन में डिसाइडेड होती है या फिर आप सीजन वाइज सीजन, क्योंकि एक फैन थियोरी होती है, जब सीजन आता है तो फैन थियोरीज दी जाती हैं, तो क्या आप फैन थियोरीज को ध्यान में रखकर आगे की कहानी लिखते हैं या फिर ये पूरे एक स्टोरी लाइन है आप लिख रहे हैं, आपके माइंड में है कि मुझे इस कैरेक्टर को कहाँ लेकर जाना है? तो इसका कहीं ना कहीं मिला जुला आंसर दे सकता हूँ पूर्वा जी। वो ये है कि एक तो परफेक्टली स्टोरी 100% नहीं पता होगी सीजन 1 लिखते समय सीजन 2 की, पर एक काफी हद तक अंदाजा जरूर रहता है ये चरित्र इस गली में जाएगा, ये चरित्र इस गली में जाएगा, और जो गलियों का आपको अंदाजा है तो फिर आपको ये भी अंदाजा रहता है कि वो चरित्र एक दूसरे से कहाँ मिल जाएंगे, तो थोड़ा बहुत अंदाजा रहता है, परफेक्ट नहीं। एट द सेम टाइम हम कोशिश ये करते हैं बहुत डेलिबरेटली कि फैन थ्योरीज की तरफ ना जाएं, क्योंकि फैन थ्योरी कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, वो फिर थाउजेंड्स ऑफ फैन थ्योरीज हैं। अगर उस गली जाने लगेंगे तो फिर क्या चूज करेंगे और क्या नहीं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा और वो शायद हमें किसी गलत दिशा में भी ढकेल सकता है। तो हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे चरित्र हमें कहाँ लेकर जाएं, बजाय इसके कि हम उनको कहाँ लेकर जाएं, और इसी वजह से हम बहुत ज्यादा अपने आप को इंसुलेट करते हैं कि फैंस क्या कह रहे हैं या वो क्या चाहते हैं, उनको क्या पसंद आया है, क्योंकि उस चक्कर में कहीं हम शायद किसी गैर मामूली चीज को जो है छोटा ना कर दें और मामूली चीज को बड़ा ना कर दें, क्योंकि फैंस चाहते थे वो गलतियां हमसे ना हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे दूर रहें थोड़ा सा लिखते समय। तो श्वेता, जब आपने अपने सेकंड सीजन का जो कैरेक्टर पढ़ा उसमें आप बिल्कुल चेंज हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी जो फर्स्ट कैरेक्टर में डेवलप हो रही थी वो सीजन 2 में एकदम चेंज हो जाती है, आप एकदम रिवॉल्वर रानी और एकदम ऐसे रिवॉल्वर वगैरह उठा लेती हैं। और तो क्या सीजन 2 में गोलू को बबलू कहा जा सकता है? मतलब आप एक माइंड के तौर पर काम कर रही हैं गुड्डू के, तो हाँ नहीं आप बोलो। नहीं कंप्लीट, कि क्या हम कह सकते हैं बबलू को रिजेंबल करती हैं गोलू का किरदार दूसरे सीजन में? एक पार्टनरशिप अगर आप उसको वैसे देखें तो, क्योंकि खुद की बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है दोनों की और दोनों के बहुत तरीके हैं। आई थिंक बबलू का एक्सपीरियंस ज्यादा था, बबलू सिचुएशन को हैंडल बेटर कर पाता। गोलू जिस दुनिया से आती है, जिस सोच से आती है, आई थिंक उसका एक्सपीरियंस कम है, क्योंकि वो तो मतलब वही होता है ना, ये उसकी गलती नहीं है, पर वो जो कहानियां उसने सुनी है, जो दुनिया उसने देखी है, वो बहुत अलग है। वो उसको अपनी किताबें पढ़ना, कविता पढ़ना, ये सब अच्छा लगता है। जो बबलू है वो मतलब वो बाइक पे भी जब पहली बार गन मिलती है उनको, उनका वो जो एक्सपीरियंस था वो दे स्टिल हैड अ चॉइस। आई वुड लाइक टू इमेजिन कि गुड्डू और बबलू ने, चाहे वो भाईचारा के लिए प्यार में जिसने भी, लेकिन गुड्डू एंड बबलू गॉट इनटू दैट। गोलू का मैं ये मानना चाहती हूँ कि गोलू को कभी ये नहीं करना था। गोलू को लिटरली यहाँ से उठा के उधर फेंक दिया गया, क्योंकि वो जो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उसकी वजह से उसने गन उठाई। तो बबलू तो नहीं, बट हाँ एक पार्टनरशिप है जो गुड्डू गोलू की, इफ एनीथिंग एट ऑल, मतलब एक ट्रिब्यूट है। इनफैक्ट हमारा जो पहला पोस्टर भी निकला था, हमारा जो आर्टवर्क निकला था, तो सीजन 1 का जो था वो था कि गुड्डू और बबलू खड़े हुए हैं, और इस बार जो निकला था वो था कि गुड्डू और गोलू खड़े हैं। बट हैविंग सेड दैट, जैसे मेरे जो हस्बैंड है वो अभी भी बहुत अपसेट थे कि बबलू को क्यों मारा, बबलू को क्यों मारा, और मैं उनको वही समझा रही हूँ कि अरे बबलू नहीं मरता तो गोलू गोलू नहीं बनती, तो प्लीज। तो जब हम फर्स्ट सीजन की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं विमेन ऑफ मिर्जापुर जो थी वो कहीं ना कहीं गायब थी, और जब हम सेकेंड सीजन की बात करते हैं तो विमेन जो है मिर्जापुर में सारी, फिर वो कोई भी हो, वो सब लोग बहुत लाउड हैं और विमेन कैरेक्टर बहुत लाउड है, तो इसके पीछे क्या रीजन रहा? गुरु भाई आप बाय लाउड आपका मतलब कि अग्रेसिव इन अ वे, किस तरीके से आप उसको
तो हम लोग वही मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ कि पुनीत का लिखने का तरीका बहुत अलग होगा शायद बाकी लोगों से, कि वो कॉन्शियसली आई डोंट थिंक वो विमेन मेल कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। वो उनके लिए उनके लिए हर कैरेक्टर इक्वली इम्पोर्टेंट है, एंड वो उसको जस्टिस करने की कोशिश करते हैं स्टोरी के हिसाब से। तो सीजन 1 में भी अगर आप देखेंगे तो वुमेन की एजेंसी हमेशा से ज्यादा ही थी, चाहे वो घर पे डिसीजन लेना हो, जैसे अगर आप वसुधा का कैरेक्टर रमाकांत के साथ देखें सीजन 1 में, या स्वीटी का कैरेक्टर गुड्डू और मुन्ना के सामने देखे तो वो उनपे भारी ही पड़ती थी हमेशा। या अगर बबलू और गोलू की छत पे बैठे हो तो बबलू ही मतलब नर्वस हो रहा था गोलू के साथ बैठ के। तो हमेशा से उनके कैरेक्टर आई थिंक स्ट्रॉन्ग ही रखे हैं, क्योंकि बड़े होते उन्होंने भी ऐसी ही फीमेल देखी है ग्रो अप करते हुए। और जैसे वो हमेशा बोलते हैं कि एक इतनी डिफिकल्ट सोसाइटी में रहना, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में रहना, तो विमेन को ऑटोमेटिकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हो जाएंगी वहां पे। तो आई थिंक सेम चीज मिर्जापुर के साथ पे भी हुआ कि जो कैरेक्टर्स ऑर्गेनिकली ग्रो हुए वो विमेन कैरेक्टर्स ने भी कॉल आउट किया होगा शायद विमेन को कि हमारा तो और स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है सीजन 2 में, और इसलिए वो हुई है। जी तो दूसरा क्वेश्चन पुनीत से मेरा क्वेश्चन रहेगा स्क्रिप्ट पे कि मुन्ना का जो कैरेक्टर है वो लास्ट के कुछ एपिसोड्स में बहुत सेंसिटिव दिखता है। जब वो माधुरी से बात करता है तो बहुत सेंसिटिवली वो बात करता है, लेकिन साइड बाय साइड उसकी जो सेंसिटिविटी है वो उसके जो उसका जो वायलेंट पार्ट है, जो उसका वो क्राइम करता है, फिर भी वो सेंसिटिव है लेकिन वो साइड बाय साइड क्राइम भी कर रहा है। तो क्या क्राइम को, वायलेंस को और सेंसिटिविटी को, इन दोनों का जो मतलब साथ में मिलाकर इन दोनों का जो मिक्सचर था, क्या इसे मूवी में दिखाना है, सीरीज में दिखाना, इसमें रिस्क नहीं मतलब आपको लगा थोड़ा? हाँ, रिस्क लगा था, लेकिन हमारा ये बहुत ज्यादा ये उम्मीद थी कि मुन्ना भी बाकी सारे चरित्रों की तरह से है तो ह्यूमन ही ना, एट द एंड ऑफ द डे है तो ह्यूमन ही ना। वो भी कंपाउंडर को याद करके मिस करता है, वो भी ललित के चले जाने पे बहुत दुखी होता है। अगर आपने सीजन ध्यान से देखा और आपको याद हो तो है तो वो भी चरित्र बहुत ह्यूमन ही, जैसे कि हम सभी बहुत ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं। और कहीं ना कहीं एक बिहार में बहुत समय पहले एक हुआ करते थे, मैं नाम क्या ही लूं उनका, एक डॉन हुआ करते थे, तो उनका एक लड़की से प्रेम हुआ था। जब उनका उस लड़की से प्रेम हुआ था तो वो उन्होंने उसको वैसे ही किया था जैसे कॉलेज का स्टूडेंट करता है, कि गुलाब का फूल भिजवाया और चाय पीने के लिए मिलने के लिए बुलाया। फिर उनकी शादी हुई, उनकी लव स्टोरी बड़ी लेजेंडरी रही है और वो बड़े आदमी भी थे वहां के। तो मुझे उस रियल लाइफ इंसिडेंट से ख्याल आया कि दोनों चीजें एक इंसान के अंदर को एग्जिस्ट कर सकती हैं। वो बहुत वायलेंट भी हो सकता है और वही इंसान बहुत ज्यादा सेंसिटिव और सॉफ्ट भी हो सकता है। और जो शायद हम मुन्ना के कैरेक्टर के साथ करना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ डार्कनेस देखने में भी तो मजा नहीं, अगर दोनों का संगम दिखा पाए तो बहुत अच्छा होगा। और फिर जिस तरह का स्टोरी जहां मैं लेकर जा रही थी, अगर हम मुन्ना को बेहतर समझ पाए तो वो स्टोरी के लिए भी बेहतर था, जो कि हमें लगता है कि शायद हम अचीव कर पाए। जब हम गोलू के कैरेक्टर की बात करते हैं श्वेता जी, तो अगर मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके सामने पुट करूं कि गोलू का कैरेक्टर अगर रियल लाइफ में होता है, रियल वर्ल्ड में होता है, तो क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या सर्कमस्टांसेस और क्या क्या दिक्कतें उससे झेलनी होंगी, क्या क्या परेशानियां उससे उनका सामना करना होगा? पर आप जब रियल लाइफ कह रहे हो आपका क्या मतलब है? क्योंकि मतलब गोलू का तो वो रियल लाइफ ही है, तो रियल लाइफ का आपका क्या मतलब है कि अगर रियल लाइफ में अगर कोई मतलब अगर मैं इसको फिक्शनल ना मानूं, मैं गोलू को फिक्शनल कैरेक्टर ना मानूं और मैं गोलू को रियल लाइफ में मानूं, कोई रियल लाइफ में लड़की है जो अब इस जो क्राइम वर्ल्ड है उसमें जा चुकी है और एकदम ऐसे गोली उठा चुकी है, कट्टा उठा चुकी है और वो एक लड़ाई चल रही है उस सीट के लिए, उस गद्दी के लिए, तो क्या क्या सिचुएशंस, क्या क्या दिक्कतें मतलब एक विमेन को झेलनी पड़ सकती है? तो ये ऐसी दुनिया है जो कि मेल्स से, आदमियों से डोमिनेटेड है। एंड अगर कोई डॉन का बेटा भी होता है तो आप सोचोगे, अगर बच्चे भी होते हैं डॉन के, तो आपको लगेगा कि लड़का करेगा। आप कभी ये नहीं सोचोगे कि आपकी लड़की इसमें जाएगी। जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सीएम है, इतना अच्छा लगता है कि वो बेटी जो उनकी माधुरी है, तो वो भी उतना ही, वो आपकी जेंडर की वजह से आपकी पावर्स डिफाइन नहीं हो रही है, आपकी कैपेबिलिटीज आपकी जेंडर की वजह से डिफाइन नहीं हो रही है। तो बट अगर सिर्फ गोलू की बात कर रहे हैं तो कि एक तो वो बहुत ही वो चेक बॉक्स होता है ना कि अगर किसी को डॉन बनना है तो कैसा होना पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो साइज में बड़ी है,
वो है भी ना उम्र में है, वो है भी बच्ची, वो दिखती भी बच्ची है। तो ये सारे अपने आप को प्रूव करना मेरे ख्याल से सबसे जरूरी होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट अगर उसको करनी है तो वही होता ना। इनफैक्ट पंकज जी की लाइन थी AKT की अबाउट डर का यही है कि वो कभी भी खत्म हो सकता है। तो वही है कि आपको अथॉरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो दुनिया है वो बहुत मैली है, बहुत गंदी है। यहाँ पे इमोशंस की कोई कदर नहीं है। जैसे हमने अगेन वो मुन्ना कंपाउंडर सीन में देखा है या ललित के सीन में देखा है कि अगर आप खरगोश बन के रहोगे ना तो फिर तो आपको काट लिया जाएगा। सो द ओनली वे टू सर्वाइव इज कि आपको वो जानवर बनना पड़ेगा, और जानवर भी वो बड़ा जानवर बनना पड़ेगा, क्योंकि वरना आपको खा के थूक के डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले तो वो हुआ। ऑल्सो खुद क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे सब एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाना चाहते हैं, नीच दिखाना चाहते हैं। तो स्ट्रैटेजी होना जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है, इनफैक्ट एक टर्म है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि आप दिमाग से क्या प्लान करते हो और कैसे करते हो। क्योंकि गन तो कोई भी उठा सकता है, पावर उससे नहीं आती है, पावर उससे आती है कि आप गन का इस्तेमाल कब और कैसे और क्यों करते हो। तो क्या आने वाली जो सीजन है या जो अब जो आने वाले हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि गोलू मतलब किसी पॉइंट पर जाकर गुड्डू को चैलेंज कर दे? हो तो सकता ही है, आई एम गेसिंग, क्योंकि उसका इंतजार हमें भी है कि कब वो गरम गरम जब स्क्रिप्ट्स आती है ना तो एकदम प्रिंटर से, तो वो एकदम गरम रोटी की तरह होती है, जो खाने में जो मजा आता है तो स्क्रिप्ट पढ़ने में भी इतना मजा आता है। मुझे याद है कि सीजन 2 भी जब हमारे ईमेल पे एक एक करके एपिसोड्स आ रहे थे, मैं सब काम छोड़ के वो पढ़ती थी, नॉट आउट ऑफ होमवर्क या कि मैं इतनी डिलिजेंट एक्टर हूँ कि मैं जल्दी से पढ़ लूं, नहीं, मुझे जानना था कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, और बहुत मजा आया था। तो आशा यही है कि अलग जितने शेड्स आपने सीजन 1 से सीजन 2 में अलग देखे, अब सीजन 3 में शायद और रंग बिरंगे अलग अलग चीजें नजर आए। बिल्कुल, उम्मीदें तो हमें भी यही है कि सीजन 2 जैसे था, जितना धमाल सीजन 2 ने मचाया उतना ही धमाल सीजन 3 भी। एक और कि जब हम गुड्डू के कैरेक्टर की बात करते हैं तो गुड्डू का जो कैरेक्टर है उसमें मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है उसका। और मतलब क्या ज्यादा मुश्किल था, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि गुड्डू के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी। तो क्या ज्यादा मुश्किल रहा, गुड्डू का मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन? जितना मुझे पता है, आई थिंक एज एन एक्टर अगर आप कैरेक्टर समझ जाओ ना तो आपको, अगर आप वो नस पकड़ लेते हो तो सब कुछ थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अली, बिकॉज मैं अली को पिछले 10 साल से जानती हूँ एंड मैंने उसका काम भी देखा है, लेकिन जिस तरह से उसने गुड्डू पंडित को निभाया है, मैं फैन हो गई। उससे पहले वो बहुत अच्छा दोस्त था और मुझे उसका काम पसंद भी था, बट आई थिंक इवन एक्चुअली देवेंदु एंड अली की मिर्जापुर देखने के बाद मैं दोनों की इतनी बड़ी फैन हो गई हूँ कि मैं वेट नहीं कर सकती अब इनके साथ बाकी काम करने में भी। बट फिजिकली भी हम लोग जो शूट करते हैं 12 घंटे का शूट होता है। अगर आप कहीं जा रहे हो, वो हेयर मेकअप ट्रांसपोर्ट उसमें करते करते आप 14 घंटे मान लो। हम लोग थका के खाना खाते थे, सो जाते थे, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करते थे। अली फजल डे बाय डे वो आता था, वो उतना ही टाइम जिम में देता था, उतने ही डेडिकेशन से। इनफैक्ट सीजन 2 का भी हमने जिस दिन क्लाइमैक्स शूट किया था, जिस दिन मुझे लग रहा था वो कितनी बड़ी बात कर ली, इतना इमोशनली इतना अच्छा काम किया, वो उस दिन भी वो गया था वर्कआउट करने, क्योंकि उसको पता है कि गुड्डू, जैसे आपने कहा कि मेंटली तो है ही बट फिजिकली भी गुड्डू का वो बिल्ड होना बहुत जरूरी है, जो कि खैर छक्का मारा है उन्होंने। तो ये क्वेश्चन सबसे कि सेट पे सबसे ज्यादा फन जो इंसान है वो कौन है? पुनीत जी। पुनीत हैंड्स डाउन। मुझे तो लगता है गुरु भाई। वो भी। लेकिन वो बहुत हमारे, हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि सेट पे जो मिर्जापुर टाइप का जो शो है, जहाँ पे सब कुछ इतना गंभीर और खतरनाक है, अगर ऑफ सेट भी, ऑफ कैमरा भी वही होता तो हमारी हालत बहुत ही खस्ता हो जाती। एंड ये क्रेडिट सबसे ज्यादा टू कीप द इन्वायरमेंट इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट से भरा हुआ,
ना किसी को कभी भी ग्रांटेड ना लिया गया हो। ये पूरा क्रेडिट 4 लोगों का, मतलब बहुतों का है, बट 4 लोग जो सबसे ज्यादा हैं वो हैं गुरमीत एंड मिहिर, पुनीत जी एंड हमारे जो डीओपी हैं बाबा सर, संजय कपूर। ये चारों ने, मतलब दे आर द 4 पिलर्स ऑफ मिर्जापुर। एक क्वेश्चन और स्क्रिप्ट से है कि जो मिर्जापुर फर्स्ट था, मिर्जापुर फर्स्ट में सेक्सुअल सीन्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन सीजन 2 में सेक्सुअल सीन्स कहीं ना कहीं कंट्रोल किए गए हैं, लेकिन इसमें जो वायलेंस था उसकी इंटेंसिटी के साथ समझौता नहीं किया गया। कोई मेन रीजन है इसका, या फिर मतलब ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी? बिल्कुल कई स्क्रिप्ट की डिमांड थी। सीजन 1 में शायद हम बहुत छोटी सी बात कह सकते हैं और कोई हमेशा गलत ठहरा नहीं सकता कि एक भी सेक्स सीन ऐसा नहीं था जो आपकी कहानी को आगे नहीं ले जा रहा था। चाहे वो मुन्ना के रहे हो, चाहे वो मुन्ना के रतिया के साथ रहे हो, चाहे वो बीना के रहे हो, हर सेक्स सीन के आगे पीछे स्टोरी बदल जाती थी उस सीन की वजह से। सीजन 2 में वो जरूरत नहीं लगी तो फिर हमने नहीं रखा। ये बिल्कुल कंप्लीटली स्टोरी के से ड्रिवन था पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जब हम फर्स्ट सीजन देखते हैं तो एक एंड होता है, मतलब एक एंड हमें उम्मीद थी कि ठीक है कुछ दिन बाद आ जाएगा, लेकिन जब सेकंड सीजन खत्म होता है तो इतनी सारी मतलब सेक्शंस जो हैं वो इतने अनछुए हैं, और उन सबको बांध के रखना, हर कैरेक्टर को बांध के रखना, पुराने जो कैरेक्टर हैं उन्हें भी बांधना, और जो नए कैरेक्टर जो अब इंट्रोड्यूस हुए हैं सेकंड सीजन में उनको बांध के रखना, कितनी मतलब कितनी परेशानी है, या फिर कैसे मतलब क्या क्या परेशानी आपको देखनी पड़ी, या फिर कैसे ये कर पाए? गुरु भाई आप जवाब दें। हाँ, ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, सीजन 2 में भी रहा और सीजन 3 में और बढ़ जाएगा। आई थिंक हर बदलते सीजन में इट गेट्स मोर एंड मोर चैलेंजिंग फॉर पुनीत एंड विनीत स्पेशली, क्योंकि वो कहानी लिखते हैं और वो आगे लेके जाते हैं इस चीज को। सिमिलरली एक्टर्स के लिए भी डिफिकल्ट रहेगा जो वापस आ रहे हैं, क्योंकि श्वेता ने भी बोला कि हो सकता है कैरेक्टर के लिए तो स्टॉप स्टार्ट हो, बट एक एक्टर के लिए तो वो चीज ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद एक्सप्लोर करेंगे जहां पे उन्होंने, या 1 साल बाद एक्सप्लोर करेंगे जहां पे उन्होंने कहानी छोड़ी थी। तो इट्स डिफिकल्ट, ये नया प्रोसेस भी है हम सब के लिए लर्निंग का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग 10-20 साल से सीरीज पे काम करते आ रहे हैं और हमें ये पता है इन एंड आउट कंप्लीटली कि ये वर्ल्ड कैसे ऑपरेट करता है और इसमें क्या बेस्ट फुट फॉरवर्ड है। हम लोग भी सीख रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी गलतियां कर रहे हैं, उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली चैलेंजिंग है, बट एट द सेम टाइम एक्साइटिंग है वो चैलेंज टेकअप करना। सीजन 3 से क्या उम्मीदें फैंस को रखनी चाहिए, या आपको फैन से क्या उम्मीदें हैं सीजन 3 को लेकर? हमारी फैन से ये उम्मीद है कि वो हमें वापस से सेम प्यार और इज्जत दें, और वो हमसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि हम फिर कोशिश करेंगे कि उनको मजा आए। जी चलिए, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, और मिर्जापुर 2 वन ऑफ द बेस्ट सीजन है। Oh, great. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you. Bye-bye. बाय।